कहानी सुना रहा था पाकिस्तान के जन्म की, और कहानी यह थी कि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ हिंदुस्तान में, राष्ट्रीय आंदोलन, तो अंग्रेजों को इस राष्ट्रीय आंदोलन को कंट्रोल करना था, नियंत्रित करना था। तो इसको नियंत्रित करने का जो सबसे अच्छा अस्त्र उनके पास था वो था कम्युनलिज्म। इसलिए 1857 के बाद आप हिंदुस्तान में दो धारा देखोगे, एक राष्ट्रवाद की धारा, नेशनल मूवमेंट की धारा, और दूसरी कम्युनलिज्म की धारा। साथ साथ पैरेलल चलेगी सर। 1905 एविडेंस लीजिए, 1905 स्वदेशी मूवमेंट, 1906 मुस्लिम लीग। You, Congress, you are not the representative of entire India. You are not the representative of all Indians. Muslims, they have their own party. (1920) non-cooperation movement. 1920 20s, 24, 23, 24, 1922 to 30, golden era of communalism, series of events, Shuddhi movement, Tabligh, Tanzeem. 1930, civil disobedience. 1930, Allama Iqbal, Allahabad session, demands autonomy for Muslim dominated states. Parallel sir, parallel. It was a very good weapon in the hand of English. Later on it became a very good tool in the hand of Indian leaders. सबने यूज किया है सर, सबने। आज की दिन इस देश का कोई भी नेता यह नहीं कह सकता कि मैंने कम्युनलिज्म को यूज नहीं किया, मैंने कास्टिसिज्म को यूज नहीं किया, मैंने रीजनलिज्म को यूज नहीं किया। सबने। और जिसने नहीं किया वो पर्दे पर कहीं है ही नहीं। सबने। सारी पार्टियों ने। किसी एक पार्टी को दोष देने का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। सबने। खैर, बात हमारी चल रही थी इजराइल और पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कहानी मैंने आपसे बताया 1875 में शुरू हुई एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के साथ। फिर यह कहानी आगे बढ़ी 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी। फिर यह कहानी और आगे बढ़ी जब 1909 का एक्ट आया और उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको मिंटो ने ड्रैगन्स टीथ कहा। ड्रैगन्स टीथ क्या कैलकुलेट करके चाल देखी उन्होंने। पृथक निर्वाचक मंडल। इस पृथक निर्वाचक मंडल का जो सरकार का उद्देश्य था, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909, सेपरेट इलेक्टोरेट। सरकार ने कहा कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। अच्छा, इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। क्यों? आरएसएस की वजह से
नहीं नहीं, आरएसएस यहां कहां है, बीजेपी, नहीं नहीं बीजेपी भी नहीं है। अरे तो फिर क्यों पिछड़ा हुआ है? नहीं नहीं पिछड़ा हुआ है बस। अरे भैया तो कोई तो वजह होगी, पिछड़ा रहा होगा। नहीं पिछड़ा हुआ है, हम बस कह रहे हैं पिछड़ा है तो पिछड़ा है बस। अच्छा ठीक, चलो पिछड़ा है, फिर तो हम उसको पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं। किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। किस लिए? उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। अच्छा, तुम उसको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हो जी? ओहो, तो इसको रिजर्वेशन दे दो। बात तो वही है ना। कि भैया को खांसी आ रही है, रम पिलाना पड़ेगा, तो रम 10 दिन पिला दोगे, नशेड़ी हो जाएगा। काढ़ा पिला दो, अदरक का रस मिला के पिला दो, वो भी गर्म होता है। पाए का जूस दे दो, वो भी गर्म है। नहीं नहीं नहीं, वो रम ही चलेगा इसके लिए। रिजर्वेशन और पृथक निर्वाचक मंडल, रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट। अब रिजर्वेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। अब गोंडा एक जगह है, अब गोंडा अगर मुसलमानों की रिजर्व सीट घोषित होती है, मुसलमानों की, तो प्रतिनिधि जो होंगे, कैंडिडेट, वो सिर्फ मुसलमान होंगे, ओनली मुस्लिम्स। पर इनको वोट सभी करेंगे। कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, पर इनको वोट सभी देंगे रिजर्वेशन में। तो अगर फरहान भाई, हमारे सीनियर हैं गोंडा के फरहान भाई, फरहान अहमद हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो आशा करता हूं कि वो कभी ना कभी गोंडा से सांसद बनेंगे। तो अगर फरहान भाई हमारे गोंडा से इलेक्शन लड़ते हैं और फरहान भाई गोंडा के एमपी बनते हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत, तो वो सबको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सबकी बात करेंगे। लेकिन अगर गोंडा को सेपरेट इलेक्टोरेट सीट डिक्लेयर की जाती है, तो कैंडिडेट ओनली मुस्लिम्स, वोटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब यहां अगर फरहान भाई एमपी बनते हैं तो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, और वो जब सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो इससे अलगाववाद पैदा होगा, सेपरेटिज्म। यही वो चाहते थे, यही वो चाहते थे। और इस देश के लोगों को एक आदत है अपीज करने की, बहुत बड़ी संख्या में आदत है अपीज करने की। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। और मुसलमानों को बर्बाद होने की इस देश में सबसे बड़ी वजह, जिसको सुनकर वो बहुत तिलमिला जाते हैं, और तुम तो आरएसएस के आदमी हो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। कब से? 1916 से। काम करो उनके लिए, अपीजमेंट क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुस्लिम वोट बैंक टूट जाएगा, टूटने दो। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की किस्मत बदल दी। एक, क्यों? क्या मांगा उसने गवर्नमेंट से? शिक्षा। उन्होंने कहा मेरे लोगों को शिक्षा दे दो बस।
हम एमपी बने ना बने, हम मिनिस्टर बने ना बने, हमारे लोगों को आप पूना समझौता पढ़िए, पूरा आप गांधी और अंबेडकर का पूना समझौता पढ़िए, उसमें मांगे देखिए अंबेडकर साहब की गांधी जी से, शिक्षा, अ पार्ट ऑफ बजट विल बी एलोकेटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ दलित्स। एक लीडर, एक अभी हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के रविश कुमार, बिजली गिर गई उनके ऊपर, सिस्टम के खिलाफ बोल दिया। ये अब 1909 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो 1924 तक पहुंचते पहुंचते कितने साल? 13 साल। 13 साल में हिंदू और मुसलमान के बीच एक अलगाववादी भावना पनपने लगी और उसका सबसे बड़ा एविडेंस था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, जिसने इस टर्म को कॉइन किया, पाकिस्तान अ सेपरेट लैंड फॉर मुस्लिम्स। और जब इसने कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि बच्चा है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, पर सही सोच रहा था। सर, एकदम सही सोच रहा था। जब इसने इस टर्म को कॉइन किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई कि बच्चा है यार, अभी छोटा सा ग्रेजुएशन कर रहा है, ऐसा ही बोल दिया होगा, पर सही सोच रहा था। 1919 का एक्ट आया, इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 2022 में यूपी का इलेक्शन आ रहा है, सब एक्टिव हो गए हैं, सब। परशुराम गैंग, अंबेडकर गैंग, एक हमारे मित्र आज उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मुसलमान है, जय भीम जय मीम। अरे मैंने कहा चाचा तुम तो अल्लाह के सिवा किसी का जयकारा नहीं लगाते। मुझे लगा यार ये तो गलत बोल दिया मैंने कहा तुम तो कह रहे थे ना कि वी विल प्रेज ओनली अल्लाह। तुम्हें ना कहा था ना वंदे मातरम हम नहीं गा सकते। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं सर, रिलीजियस मैटर मत गाओ। ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। सर आप नारा किसी की भी लगाओ, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो सर, आप किसी का भी नारा लगाओ, आपको नारा लगाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अपने स्टैंड पे तो रहो। इलेक्शंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म। 22 का इलेक्शन आ रहा है। अब आप गौर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जातिवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, संप्रदायवादी मैसेज बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ऐसे मैसेज आएंगे आपके पास जैसे लगा कि अबे कयामत आ गई भैया, कयामत आ गई, सारे ब्राह्मण खतरे में भैया, सारे दलित भैया खतरे में हैं, सारे मुसलमान। अब आपको ये फील होगा धीरे धीरे, और ये डोज आपको अगले 1 साल तक दिया जाएगा, धीरे 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 धीरे। और फिर आप सब भूल जाएंगे कि कोरोना में किसी दलित ने आपको प्लाज्मा दिया था, कि कोरोना में किसी मुसलमान आपको अपने वैन में बिठा के हॉस्पिटल ले गया था, कि कोरोना में कोई हिंदू आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाया था। आप सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल डोजेस धीरे धीरे दिए जाते हैं ना, धीरे धीरे। तो कोई डोज अगर लगातार दी जाएगी तो जो अच्छी डोज है वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही कोरोना का संकट खत्म हो रहा है वैसे वैसे ये डोज अब मिलनी शुरू हो गई डेली। सबने अपने अपना ग्रुप बना और सब नीचे लिखते हैं, अगर सच्चे ब्राह्मण हो तो उसको शेयर करो, अगर सच्चे दलित हो तो उसको शेयर करो, दलितों को बचाओ। अच्छा पहले कोरोना से तो बचा लो,